हम बात करते हैं बोल्ड टेक्स्ट की। बोल्ड टेक्स्ट होता है क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज़ हम बोल्ड कर देते हैं, वो डार्क कर देते हैं, वो भी पेज रैंकिंग को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल बोल्ड ऑप्शन ही शामिल होगा, इटैलिक टैग भी इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन जो गूगल का जो स्पाइडर टेक्निक है वो बोल्ड टेक्स्ट को ज़्यादा ध्यान देता है। और यानी कि अगर कोई अक्षर आप बोल्ड कर रहे हो तो मान के चलो कि आपके जो पेज की रैंकिंग है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पेज को ही बोल्ड कर दोगे। ये भी जैसे वो कीवर्ड वाली बात है कि आपको हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। बी का या स्ट्रॉन्ग टैग का आप यूज करते हैं, और बी टैग बोल्ड टेक्स्ट के लिए होता है, पता ही है। उसके लिए आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो HTML जो है वो आप ज़रूर देखें, उसके वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे आपको बेसिक आ जाएगा कि भाई कैसे ये काम करता है। बोल्ड टेक्स्ट होता है। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो सभी ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ही ब्राउज़र है जिन पर जो स्ट्रॉन्ग है वो सपोर्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग है, ये भी हम लोग हेडिंग के लिए ले सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं हेडिंग की, हाईलाइट करने की, तो हम इसको कर सकते हैं। हमें अधिक से अधिक कीवर्ड जो है वो हम लोग इसके अंदर शामिल। अब अगर हम लोग बात करें तो बोल्ड टैग के द्वारा किसी भी कंटेंट को आसानी से रीड किया जा सकता है। H1 से H6 हम लोग, जैसे कि पिछले जस्ट वीडियो में मैंने बताया था, EM टैग का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मार्क बनाने के लिए यूज में आता है। तो ये एक्स्ट्रा टैग का भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसे मार्क टैग, EM टैग और इस तरह के स्ट्रॉन्ग टैग, इस तरह के वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो CSS में फॉन्ट वेट जो प्रॉपर्टी है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो है उसको बोल्ड दिखा सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डोमेन नेम और सजेशन है। SEO डोमेन नेम पर भी निर्भर करता है। वेबसाइट तथा सर्च इंजन को डोमेन नेम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये टॉपिक मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बता दिया था, और डोमेन नेम होता क्या है उसके बारे में समझाने के लिए भी एक वीडियो जो है वो SEO की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो वेबसाइट से संबंधित जो भी प्रोडक्ट की जानकारी आप देना चाहते हैं तो आप डोमेन नेम ऐसा ही रखना चाहिए, ताकि आपके टारगेट का पता लगे। ऐसा ना हो कि भाई नाम तो इस तरह से आप ले रहे हैं जो बैंक से संबंधित है, और समझा आप मतलब बिल से संबंधित कोई या एजुकेशन से संबंधित कोई आपने URL ले रखा है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो फिल्टर करते वक्त सही वेबसाइट फिल्टर हो सके। सर्च इंजन आपकी रैंकिंग को बढ़ा देता है। दो प्रकार के डोमेन जो है वो उपयोग लिए जाते हैं। एक होता है ब्रांडिंग डोमेन होता है, एक होता है वो कीवर्ड डोमेन होता है। ब्रांडिंग जो डोमेन होता है ये ब्रांड के अनुसार कार्य करता है। यदि हमारे पास वेल इस्टेब्लिश, रीसेंट्रलाइज या पहले से ही ब्रांड प्रमोशन स्टार्ट कर चुके हैं, या आपके पास में यूनिक कोई ऐसा ब्रांड है, तो आप ये ध्यान रखें कि ब्रांडिंग डोमेन ही यूज करें। मतलब ऐसा नाम आपने ले रखा है जिस नाम से कोई वेबसाइट है ही नहीं, या जिस नाम से कोई ब्रांड ही नहीं है, तो उसका तरीका क्या है, बस जस्ट गूगल पे आप सर्च करें और उस नाम से आप देखें कि कोई वेबसाइट है तो नहीं, या उस नाम से कोई और किसी का ब्रांड तो नहीं है। तो आपने नाम इस तरह का सोच रखा है, तो आप अपने डोमेन का नाम भी ब्रांड के अकॉर्डिंग ही लें। कीवर्ड डोमेन भी होता है, तो आप कोशिश ये करें कि ये भी ध्यान है कि मान लो आपके पास पॉपुलर ब्रांड नहीं है, आपको पता लगे यार ये तो नॉर्मल नेम है जो सब जगह मिल ही जाता है, तो आप ऐसा करें कि आपके डोमेन का नाम ऐसा नाम रखें जो कि नॉर्मली आपके मतलब सर्च किया जा रहा है, जो कि कीवर्ड ऐसे कीवर्ड है जो कि हमारे जो मैटर है उससे संबंधित है और बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो आप URL का नाम या डोमेन का जो वेबसाइट का नाम है वही रख दें जो आपके कीवर्ड है जो ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, सरफेस हो गया, जिसमें बिजनेस की जानकारी आपके हो, तो वो सब चीज़ें आप उसके अंदर बता सकते हैं। ये एक अच्छी प्लानिंग आपकी हो गई, जिसे आप सही डोमेन की क्या करते हैं जानकारी आप इसमें देते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज ए .com एक्सटेंशन। डॉट के बाद में आप कोई भी एक्सटेंशन है वो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तब भी आप उस पर ध्यान दे सकते हैं भी कौन से डोमेन का एक्सटेंशन हमें लेना चाहिए। तो टॉप लेवल डोमेन का उपयोग हम लेते हैं। डोमेन नेम के बाद हम
सब पेज जो है उसका हम लोग यूज़ लेते हैं। मुख्य रूप से .com हो गया, .org, .co, .in, इन सब का भी क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट हमारे पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि .com ज़्यादा जो बेस्ट डोमेन माना जाता है और जिसका हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि यूज़र किसी भी चीज़ से फेमिलियर हो या ना हो, लेकिन .com से जो रहता है वो क्या रहता है, फेमिलियर रहता है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कंट्री स्पेसिफिक, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरह से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तब आप जो है .org का उपयोग लें, ताकि आप जो है बढ़िया से बढ़िया अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सके। चूज़ सूटेबल वर्ड, ऐसे वर्ड यूज़ करें जो सूटेबल हो। मतलब ये हो गया कि जैसे कि डोमेन नेम ब्रांड की तरह यूज़ हो रहा है, तो ब्रांड यूनिक आपकी नहीं है, पॉपुलर है, तब मैंने आपको बता ही दिया डोमेन का उपयोग। अदरवाइज आपका जो वर्ड है वो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके ब्रांड यूआरएल के एड्रेस को या आपकी वेबसाइट के कीवर्ड को। इसी तरह से डोमेन नाम की लेंथ जो है वो छोटी होनी चाहिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कई बार ये होता है कि हम डोमेन का नाम देते हैं, उसके अंदर ही हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। इसी तरह से टॉप की जो वेबसाइट होती है 9 कैरेक्टर ही उपयोग लेती है। बी रिलेवेंट, मतलब ऐसे होने चाहिए जो वर्ड कम्युनिकेशन हो, बोले जा सकते हो, अर्थ समझ में आना चाहिए। मतलब आपने ऐसा नाम ले लिया, मतलब मान लीजिए उसका कीवर्ड भी बढ़िया है, वो कीवर्ड भी ऐसा है, अच्छा कीवर्ड है, और लेंथ भी आपने सही ली है, मतलब सब चीज़ें जैसे आप .com सब चीज़ें आपकी सही है, लेकिन ऐसा ले लिया जो बोलने में ही आपकी दिक्कत आ रही है, स्पेल ही नहीं किया जा रहा है, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो स्पेलिंग बोली आसान होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और आसानी से ढूंढा जा सकता चाहिए, आसानी से टाइप किया जा सकता हो। यूनिक का तो मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि भीड़ से अलग होना चाहिए, दूसरे इसे उपयोग ना ले, ऑथराइज होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, टॉप जैसे वर्ड हो गए ऐसे आपको यूज़ करना चाहिए ताकि कोई इसको ख़रीद ना सके। हाइफन यूज़ मत करो, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। हाइफन लगा के बड़े नाम मत यूज़ करें, क्योंकि जो यूज़र होता है वो टाइप करते वक्त हाइफन टाइप नहीं कर पाता है। ईजी टू रैंक, यूनिक होना चाहिए, रैंकिंग को बढ़ा सके। अवॉइड नो नेम, डोमेन नेम में जो नंबर है उसका उपयोग मत ले आप लोग, जैसे कि। लेकिन कई जो है जैसे वेबसाइट हो गई जैसे W3 स्कूल, कई जगह यूज़ ले लेते हैं, लेकिन नंबर का उपयोग नहीं लेना चाहिए। जैसे कि W3 लिखने से अच्छा था कि भाई इसने 3 ले लिया, यूज कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कैनोनिकल टैग है, ये पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप देख रहे हैं। कि अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर कैनोनिकल टैग आपको मिल जाएगा। थोड़ा बेसिक जानकारी पहले आ चुकी है। कैनोनिकल URL भी कहा जाता है, ये HTML कोड के साथ उपयोग होता है और ओरिजिनल सोर्स से संबंधित ही आपके होता है। मतलब कुल मिला के जो डुप्लीकेट कंटेंट है या वर्जन के अनुसार ये काम करता है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि सेम कंटेंट आपका आ रहा है या आपको लगता है कि आप वर्जन आपका सेम आ रहा है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कैनोनिकल टैग का उपयोग ले सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज़ है कि कैनोनिकल टैग से रिलेटेड अगर आप और दूसरी बात करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं निम्न रीजन पे काम करता है। वेब पेज www बिना www दोनों से कॉल हो सकती है। मतलब ये कोई नियम नहीं है कि आपको www करके ही उसको कॉल करना पड़ेगा, आप चाहें तो सीधे भी उसको कॉल करवा सकते हैं। और कई वेबसाइट होती है बिना www के भी कॉल हो जाती है। बिना HTTP प्रोटोकॉल तो आप लोग लिखते ही, ऐसा नहीं है कि आप HTTP लिखते हैं। और मल्टीपल वर्जन भी होते हैं किसी भी वेब पेज से। तो कैनोनिकल की कहाँ जरूरत हो जाती है, कई बार दो तरह की वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट होती है जिसके आगे www लिखा हुआ होता है, एक वेबसाइट होती है जिसमें www लिखा ही नहीं होता है, तब भी वो सेम नाम की वेबसाइट होती है। तो हमें कैनोनिकल एक तरह से दो वेबसाइट एक जैसी हो गई तो वो दिक्कत आ सकती है। कैनोनिकल टैग को सिंपल तरीके से हेड पार्ट में उपयोग लिया जाता है। इसे इस तरह से लिखा जाता है, भाई कैनोनिकल करके आप लिंक का रिलेशन दे देते हैं, ताकि आप बता देते हैं कि लिंक रिलेशन करके बता देते हैं कि ओरिजिनल कैनोनिकल वर्जन आपका कहाँ है। और इसी तरह से हाइपर रेफरेंस जो हो गया वो भी आप लोग बता सकते हैं कि आप एक लिंक हो गया। और इसी तरह से HREF का आप यूज़ करते हैं,
हाइपर रेफरेंस के बारे में जानकारी बता सकते हैं, भाई URL का पाथ क्या है, कौन से वर्जन को आप कहाँ आप उसको सर्च करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह से कैनोनिकल के एडवांटेज क्या है, एक तरह से आप डुप्लीकेट पेज को बढ़ा रहे हैं, रैंक की क्वेरी को बढ़ा रहे हैं, मल्टीपल वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, डिफरेंट URL जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जो सिमिलर पेज है उन पे आप काम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट को आप रिमूव करवा सकते हैं, कैनोनिकल URL बना के सिमिलर जो URL है उनको आप रोक सकते हैं। ये कुछ इसके क्या हो गए आपके बेनिफिट हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेटा टैग है। मेटा टैग भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इस वीडियो में आ रहे हैं, मेटा टैग भी कई बार आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि हेडिंग पार्ट में जो है वो हम लोग मेटा टैग लेते हैं, और मेटा टैग जो होता है वो मेटा कीवर्ड का यूज़ करता है। उससे आप, मैंने कई बार बताया भी था कि आप जो हमारा जो भी ब्राउज़र है उसको हम कहाँ खोलने वाले हैं वो चीज़ हम बता सकते हैं, कीवर्ड की जानकारी हम उसमें दे सकते हैं, और कुछ अक्सर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी होते हैं जो हमें मेटा टैग के अंदर यूज़ लेने चाहिए, ताकि उतने ही साइज़ का जो होता है वो पढ़ता है, बाकी का जो है वो रीड मोर के अंदर डाल देता है। तो वही सेम ही चीज़ है, और इसको टाइटल टैग में लिखा है तो मेटा डेटा को रिप्रेजेंट करता है, HTML डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना देता है, वेब पेज पे दिखाई नहीं देता है, सर्च इंजन के लिए उपयोगी होता है, कंटेंट की जानकारी देता है, पेज को आपको लगातार क्या रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, सर्च इंजन की इंडेक्सिंग की जानकारी भी देता है कि इस पेज पर ये हैड टैग में लिखा जाता है, ब्रीफ आइडिया दे देता है। टाइटल टैग में टाइटल की जानकारी इसमें होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, पेज के कंटेंट की जानकारी होती है, मेटा कीवर्ड होते हैं उसमें कीवर्ड की जानकारी होती है, मिसलेनियस मेटा टैग भी आप लोग रख सकते हैं जिसमें मेटा और कंटेंट दोनों का होता है, और लैंग्वेज भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर बात करते हैं ऑडियंस के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये मेरा ऑडियंस है, कंटेंट ऑन रखना है नहीं रखना है। जैसे होता है ना कि भाई आप ये चाहते हैं कि आप प्राइवेसी रहे, हर एक का नहीं रखना चाहते, पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता कि आप भाई बच्चों को आप नहीं दिखाना चाहते, बड़ों के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में ही पूछ लेगा कि आपकी एज क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसका पेरेंटल कंट्रोल डालेगा। इसी तरह से पब्लिशिंग टूल आपने कौन सा यूज़ किया था, उसका वर्जन क्या था, आपके कब उसको विजिट किया गया, तो वेब रोबोट के अनुसार उसके बारे में वो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये इतनी बार विजिट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेटा टैग भी होता है, सर्च रोबोट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन से लोकेशन पे सर्च इंजन काम करेगा। और इसी तरह से पब्लिकेशन भी होता है मेटा टैग का, भी कंपनी का या प्रोग्राम है, ये भी आप उसमें जानकारी दे सकते हैं। कॉपीराइट की भी जानकारी उसमें दे सकते हैं। कुछ नहीं आपको लिखना होता है, मेटा टैग कॉपीराइट बराबर मेटा टैग कीवर्ड बराबर। इस तरह से आप बेसिक से आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे उसके एक्सपायरी की जानकारी, ये सारी चीज़ें आप हेड पार्ट के अंदर लिख सकते हैं। डिजाइनिंग की जानकारी, समरी अगर देते हैं जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो भी आप मेटा टैग में डाल सकते हैं। व्यू पोर्ट, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि आप उसको मोबाइल पे देखना चाहते हैं कि टीवी में देखना चाहते हैं, तो वो भी जानकारी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज टेक्स्ट और अल्ट टेक्स्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं बताया, ये मैटर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।